अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की टैब के अंदर स्टाइल के ग्रुप को समझेंगे कि ये स्टाइल का ग्रुप क्या है। इसके साथ कुछ और टैब्स में से कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह के जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेट करें। देखिए जी, आपके पास है इस वक्त एक स्टाइल की टैब। इससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस फाइल दिखाना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिस फाइल्स आपको जितनी भी जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग लेक्चर्स, ये सारी आपको उस शेयर्ड फोल्डर के अंदर मिल जाएंगी। आपने ये प्रैक्टिस फाइल ओपन करनी है जिसका नाम है बुक फॉर्मेट प्रैक्टिस। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो कुछ रैंडमली टेक्स्ट मैंने जनरेट किया हुआ है, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो ये एक बुक है, मैंने अपनी तरफ से एक बुक बनाने की कोशिश की है जिसके 5 या 6 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का नाम है। हर चैप्टर 1 का नाम है चैप्टर 1, इसके अंदर टॉपिक 1.1 है, उसके अंदर सब टॉपिक 1.1.1 है। ये कुछ भी हो सकते हैं। सब टॉपिक 1.1.2 है, फिर टॉपिक 1.2 है, यानी कि हर चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। और इस तरह से ये आपके पास टोटल 10 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको एक ऐसा फॉर्मेट दूँ, एक ऐसी कोहेरेंस इसमें आए कि चैप्टर्स जो हैं वो सारे एक जैसे हो जाएं और टॉपिक्स जो है वो सारे एक जैसे हो जाएं, सब टॉपिक्स की फॉर्मेटिंग एक जैसी हो जाए। आप कोई भी बुक देख लें, आप अपनी आई कैप की बुक देख लें, इसमें यही होता है कि एक एक जो चैप्टर है उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग है और वो फॉर्मेटिंग थ्रू आउट पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होती है। जैसे लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो है इसका एक सर्टेन टाइप का फॉर्मेट हो, ये बोल्ड हो, इसका फॉन्ट फेस जो है वो एरियल ब्लैक हो, फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा हो और ये सेंटर लाइन हो और इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने ये वाला फिल कलर लगाया हो, ब्लैक वाला। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 1 का फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। हमें पता है कि इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेटिंग लगाई है। अब हम क्या करना चाहते हैं, जब चैप्टर टू स्टार्ट होता है जहाँ पे, वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 2 जो है, एक तो चैप्टर नंबर 2 हमेशा नए पेज से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस करके इसको नए पेज से स्टार्ट कर लूँगा। तो हमने क्या सीखा कि जब हम किसी एक टेक्स्ट को उससे अगले पेज पे मूव करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल और एंटर ये दोनों बटन प्रेस करते हैं। तो जो जब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो आपके कर्सर के आगे जो कुछ होता है वो अगले सफ़े पे शिफ्ट हो जाता है, जैसे हम पेज ब्रेक करना कहते हैं। ठीक है जी। तो पेज ब्रेक हम लोगों ने सीख लिया। अब आप सेकंड पेज पे आ गए हैं, सेकंड चैप्टर के ऊपर। इसको हमने बोल्ड करना था, इसका फॉन्ट फेस जो है वो हम लोगों ने एरियल ब्लैक करना था, फ़ॉन्ट साइज़ पता नहीं क्या था, वो तो मुझे भूल गया। चलें इसका हाईलाइट वगैरह लगाते हैं, फिर ऊपर से जाके देखते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या था। फ़ॉन्ट साइज़ हमने 22 रखा हुआ था, यस। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो फ़ॉन्ट साइज़ ऊपर मुझे लिखा हुआ नज़र आ गया 22। तो मैं इसके ऊपर भी फ़ॉन्ट साइज़ 22 का लिख दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या करते हैं, अभी आपने एक आध वीडियो पहले फॉर्मेट पेंटर सिखाया था, तो आप फॉर्मेट पेंटर को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं फॉर्मेट पेंटर, मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है जी। फॉर्मेट पेंटर एक दफ़ा क्लिक किया और उसके बाद जहाँ पे तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जाके इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया जी। सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसको अगले पेज पर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। अब जब टॉपिक्स की बात करते हैं, हर चैप्टर के अंदर टॉपिक है जिसे हम लेवल 1 की टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि चैप्टर का नाम, उसके अंदर पहली हेडिंग, फिर दूसरी हेडिंग, फिर तीसरी हेडिंग, इस तरह से होगा। तो टॉपिक नंबर 1 जो है इसकी फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ बोल्ड, इसको कर दें इटैलिक कर दें और इसके नीचे एक अंडरलाइन कर दें जो कि मैं कहता हूँ जी बॉटम लाइन है। तो इस तरह से मेरा टॉपिक जो है डिफाइन हो गया, टॉपिक। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग पकड़ के सारे जितने भी टॉपिक्स की हेडिंग्स हैं उन सब पे अप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट वी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे टॉपिक 4.1, कंट्रोल शिफ्ट वी। कहने का मतलब ये है कि इवन फॉर्मेट पेंटर भी एक लेंथी टास्क होता है जब आप एक बड़ी 400-500 पेजेस के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक बड़ा खूबसूरत सोल्यूशन पेश किया है और वो ये है कि आप स्टाइल्स को इस्तेमाल करें। वो ये कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर सर्टेन टाइप का स्टाइल लगा दें और वो स्टाइल जो है दैट विल बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कि वो डाटा जो है वो किस तरह की उसमें हेडिंग्स हैं या क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर हेडिंग 1 का स्टाइल लगा देता हूँ, तो उसने पहले से एक प्री डिफाइंड हेडिंग का स्टाइल बनाया हुआ था। उसने कहा था कि हेडिंग 1 जो है वो आपकी इस तरह की फॉर्मेटिंग की होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक 1.1 जो है इसके ऊपर मैं सेकंड हेडिंग लगा देता हूँ और सब टॉपिक 1.1.1 जो है इसके ऊपर मैं थर्ड हेडिंग लगा देता हूँ। तो कहने
मतलब ये है कि बजाय इसके कि आप अपनी हेडिंग्स डिज़ाइन करें, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहले से बनी हुई हेडिंग्स जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब टॉपिक 1.2.3 ये हेडिंग नंबर 3 है, तो मैं जिस जिस को सिलेक्ट करता चला जाऊँगा उसके ऊपर रेलेवेंट हेडिंग जो है वो एक दफ़ा अप्लाई करता चला जाऊँगा। ठीक है, अब आपको देखने में अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो वैसा ही है कि हर एक को एक एक करके सेलेक्ट करके हेडिंग अप्लाई करनी, लेकिन मज़े की बात यह है कि असल कहानी इसके बाद शुरू होगी। असल बेनिफिट जो है वो इसके बाद आपको नज़र आएगा। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, एक एक दफ़ा हर एक टेक्स्ट को एक हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर देना है। जब आप वो स्टाइल अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपके लिए काफ़ी सारी आसानियाँ इस डॉक्यूमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, तो वन बाय वन अभी तो मैं हर एक को सिलेक्ट करके उसका हेडिंग स्टाइल अप्लाई करूँ। चैप्टर नंबर 3 ये मेरा हेडिंग 1 है, क्योंकि चैप्टर के नाम को मैं हेडिंग 1 का स्टाइल देता हूँ। फिर जो सेकंड लेवल की हेडिंग है उसे मैं हेडिंग नंबर 2 कहता हूँ, और जो थर्ड लेवल की हेडिंग है उसके लिए मैं हेडिंग नंबर 3 पे जाके क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये भी थर्ड लेवल की हेडिंग है, हेडिंग नंबर 3 हो जाएगी। ये फोर्थ लेवल सेकंड लेवल की हेडिंग है, हेडिंग 2। ये हमारी थर्ड लेवल की हेडिंग है, हेडिंग 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक दफ़ा इस पूरे डॉक्यूमेंट को जब आप हेडिंग्स असाइन कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया जी, तो अभी मैं करता ही जा रहा हूँ, हेडिंग्स एक एक दफ़ा करके अप्लाई करता जा रहा हूँ। ये भी हेडिंग नंबर 3 है। ये टॉपिक 4.2 जो है ये हेडिंग 2 होनी चाहिए। 4.2.1 हेडिंग 3 है। ये भी हमारा हेडिंग लेवल 3 है। यानी कि हेडिंग्स के जो लेवल्स हैं वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता चला जा रहा हूँ। चैप्टर 5 भी स्टार्ट हो गया। चैप्टर 5 का नाम जो है वो हेडिंग लेवल 1 है, उसके अंदर टॉपिक 5.1 हेडिंग लेवल 2 है, और सब टॉपिक 5.1.1 जो है वो हेडिंग लेवल 3 है। तो यानी कि सब टॉपिक जो है वो हेडिंग लेवल 3 जाएगा, टॉपिक जो है वो हेडिंग लेवल 2 जाएगा, और सब टॉपिक हेडिंग लेवल 3, और जो चैप्टर का नाम है वो हमारा हेडिंग लेवल 1 जाएगा। मैं एक एक करके इन सब के ऊपर हेडिंग्स अप्लाई करता जा रहा हूँ, और जब ये मेरी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे आगे कि इसका क्या कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग ये कर दिया हम लोगों ने कि हर एक हेडिंग को एक दफ़ा सेलेक्ट करके प्री डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग्स जो हैं वो लगा दी हैं। ठीक है, इनिशियली इट वाज अ लेंथी टास्क, क्योंकि जैसे जैसे असल में होता ही है कि जब बुक बनती है तो जैसे जैसे आपका डॉक्यूमेंट बनता जाता है ना, वैसे वैसे आप उसके ऊपर हेडिंग अप्लाई करते जाते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक सर्टेन टाइप की हेडिंग जो है वो अपडेट हो गई। इसके फर्दर फ़ायदे क्या हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अब पता चल गया है कि ये टेक्स्ट आपका हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, और ये उसके बाद सब टॉपिक है। यानी कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग नंबर 2 है, ये हेडिंग नंबर 3 है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस डाटा को, इस डॉक्यूमेंट को मैप करता चला जाता है। जब उसे पता चल गया कि ये हेडिंग 1 है, और मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे हेडिंग्स की एक लिस्ट बना के दो, तो आपको वो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में बहुत इजीली हेडिंग की लिस्ट बना के दे सकता है। आपको व्यू में जाना होगा, और व्यू के अंदर नेविगेशन पेन जब आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड पे एक नेविगेशन पेन नज़र आ रहा है, नेविगेशन बार नज़र आ रही है, जिसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसका एक नक्शा, उसका एक ब्लूप्रिंट आपके सामने मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर टॉपिक 1.1 है, टॉपिक 1.2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर टॉपिक 2.1 2.2 है, 3 के अंदर 3.1 3.2। इस तरह से हर टॉपिक के अंदर भी जो सब टॉपिक्स हैं वो भी उसने यहाँ पे आपको जस्ट लाइक वो जो हमने बुलेट्स पढ़ी थी, मल्टी लेवल बुलेट्स, उस तरीके से उसने बता दिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डॉक्यूमेंट का पूरा हमारे पास एक स्केच आ जाता है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है वो 500 सफ़ों का है, एंड यू वांट टू गो टू द चैप्टर पेज नंबर 454, या आप उस आप सेकंड लास्ट चैप्टर के दूसरी टॉपिक पे हेडिंग के पे जाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रॉल करके जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास साइड पे नेविगेशन बार है, तो मैं जैसे ही चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक 5.1 पे जाना चाहता हूँ, मैं टॉपिक 5.1 पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कर्सर मेरा वहाँ पे आ गया है। अगर मैं 6.2.1 सब टॉपिक पे जाना चाहता हूँ, जस्ट हैव टू क्लिक हियर, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में नेविगेट करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई ईजी हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे हेडिंग्स जो हैं वो प्री डिफाइंड यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा जो इसका इन हेडिंग्स को लगाने का सबसे जो ज़्यादा बेनिफिशियल जो मुझे फ़ायदा लगता है वो ये है कि हम लोग हेडिंग्स को अपडेट कर सकते हैं, इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्री डिफाइंड ये जो हेडिंग है ये मुझे पसंद नहीं आई, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है थोड़ी सी डिफरेंट हो, ये बोल्ड हो, और इसका फॉन्ट साइज़ एरियल ब्लैक हो, फॉन्ट साइज़ इसका 22 हो जो मैंने पहले भी रखा था, और ये सेंटर अलाइन हो तो सेंटर लाइन कर देते हैं, और इसका फिल जो है वो ब्लैक कलर का हो, और फॉन्ट कलर जो है वो वाइट कलर का हो। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। मैं चाहता हूँ कि चैप्टर जो है वो मेरा इस नाम का हो। अब मुझे बाकी सारे चैप्टर्स का फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं सिंपल ये करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा और हेडिंग 1 पे मुझे पता चल जाएगा कि इसके ऊपर हेडिंग 1 अप्लाई है, क्योंकि हेडिंग 1 देखें थोड़ी सी इसके गिर्द बॉर्डर बना हुआ है, हाईलाइटेड हुई है। तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। अभी क्लिक नहीं किया मैंने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे इम्पैक्ट क्या आएगा। जैसे ही मैं अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन करूँगा तो वो ये जो सिलेक्ट मैंने डाटा नीचे किया हुआ है ना, इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा और उसको अडॉप्ट कर लेगा एज द अपडेटेड सेटिंग ऑफ हेडिंग 1। और वो अडॉप्ट करके यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा कि उसका फॉर्मेट वैसा चेंज हो गया, ऊपर ये जो ABC लिखा हुआ ना हेडिंग वाले बॉक्स में। दूसरा वो काम क्या करेगा कि जहाँ जहाँ पे भी हेडिंग 1 लगी हुई है वो उसका फॉर्मेट अपडेट कर देगा, ठीक है। और हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। फॉर एग्जांपल आप चैप्टर 2 देखें, चैप्टर 2 की फॉर्मेटिंग अभी भी वैसे ही है, ये देखें ये वैसी है जैसी पहले थी। चैप्टर 3 की फॉर्मेटिंग भी वैसी है, 4 की फॉर्मेटिंग भी ऐसी है। तो लेट सपोज कि अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि नहीं यार मैंने सारे चैप्टर्स की फॉर्मेटिंग एक जैसी करनी है, एंड सो आई डोंट नीड टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मेटिंग, मुझे सिर्फ एक इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है ऊपर जाकर स्टाइल में और अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें स्टाइल चेंज हो गया है इसका, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग 1 का जो प्री डिफाइंड स्टाइल था वो चेंज हो गया है। ना सिर्फ ये चेंज हो गया है, आप चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 2 भी चेंज हुआ हुआ नजर आएगा, चैप्टर 3 भी चेंज हुआ हुआ नजर आएगा, चैप्टर 6 भी चेंज हुआ नजर आएगा, चैप्टर 5 भी चेंज हुआ नजर आएगा। यानी कि आपने अपने सारे चैप्टर्स की एक ही दफ़ा फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर दी। अच्छा, ये तो आपको लग रहा होगा कि सर 10-15 चैप्टर्स होते हैं, ये एक ही दफ़ा कर लेने में क्या हर्ज है। लेकिन क्या टॉपिक भी 10-15 होते हैं? हर चैप्टर के अंदर 5-5, 7-7 टॉपिक्स होते हैं। क्या सब टॉपिक्स भी थोड़े से ही होते हैं जिनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं? तो पूरे डॉक्यूमेंट में कोहेरेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम बड़ी खूबसूरत इसकी फॉर्मेटिंग है, बड़ी खूबसूरत इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और वो ये है कि हम स्टाइल अपडेट कर दें। कोई भी बंदा जब प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है तो वो सबसे पहले अपने हेडिंग्स के स्टाइल्स डिफाइन कर लेता है और फिर पूरे डॉक्यूमेंट पे वही वाला स्टाइल लगाता है। आप ज़रा देखिए अपनी बुक के अंदर, किसी भी बुक में देख लें, किसी भी स्टडी टेक्स्ट में देख लें कि हर चीज़ का, हर तरह की हेडिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और उसी फॉर्मेट के अंदर सारा डाटा आपको अवेलेबल है। अगर चैप्टर है तो चैप्टर का एक खास फॉर्मेट है, अगर टॉपिक है तो टॉपिक का एक खास फॉर्मेट है टॉपिक की हेडिंग का। अच्छा जी, चलें अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं टॉपिक 5.1 की हेडिंग को चेंज करता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ, बोल्ड कर देते हैं हम इसे, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 16 कर देते हैं। इसके ऊपर जो है वो ऐड स्पेसेस आफ्टर पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं ताकि इसके दरम्यान में डिस्टेंस रहे। और एक और काम करते हैं, हम इसके अंदर अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक हो गया जी। और इवन अंडरलाइन करने के साथ साथ मैं बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके इसके ऊपर मजीद अंडरलाइनिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ से एक ये वाला टेबल भी सिलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, ये ले जी। तो मेरे पास जो मेरी टॉपिक की हेडिंग है वो कुछ इस तरह की इस डिज़ाइन की बन गई है। मैं सिंपली वही करूँगा कि मैं इसी फॉर्मेट को सारे हेडिंग 2 के डिज़ाइंस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा हेडिंग 2 के ऊपर, अपडेट हेडिंग 2 टू मैच सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। तो क्या होगा, जितने भी हेडिंग्स 2 थी उन सब का यही फॉर्मेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसका, वो ये है कि आप एक सिलेक्शन को, एक इंस्टेंस को अपडेट करके उसके अलावा बाकी जितने भी आपके इंस्टेंसेस हैं जहाँ जहाँ पे हेडिंग 2 लगी हुई है या हेडिंग 1 या हेडिंग 3 या हेडिंग 4 लगी हुई है, आप उसको एक ही गो में, एक ही दफ़ा में सारों को कोहेरेंस व्यू दे सकते हैं और एक ही दफ़ा में उनको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा जो हमने इसका फॉर्मेट देखा या फ़ायदा देखा वो ये देखा कि आप टॉपिक्स को रीनेम कर सकते हैं, टॉपिक को सेम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, और जब आप सेम फॉर्मेटिंग देंगे तो उसके जितने भी पूरे डॉक्यूमेंट में, चाहे वो 10,000 दफ़ा वो हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल हुआ है, वो सारा एक ही झटके में अपडेट हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा क्या है, नेविगेशन बन जाती है, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मूव करना आसान हो जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा फ़ायदा ये है कि आप एक स्टाइल को अपडेट करेंगे तो उसके बाद उन स्टाइल्स के बाकी इंस्टेंसेस को फ़ौरन से अपडेट करना बहुत ही ईजी है, उसका कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको तीसरा फ़ायदा बताने लगूँ। देखिए जनाब, मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, इंसर्ट के अंदर ज़रा गौर से देख लीजिएगा, और एक ब्लैंक पेज पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली है कि इंसर्ट के अंदर जाके ब्लैंक पेज का मतलब है जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा, तो बाकी सारा डाटा जो है देखें वो नीचे चला गया है। तो ये ब्लैंक पेज है, इसमें मैं ऊपर आऊँगा तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग की फॉर्मेट लगा हुआ है, हेडिंग का फॉर्मेट लगा हुआ है। मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये
क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन है, मैं क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन भी क्लिक कर सकता हूँ, या नॉर्मल पे क्लिक करूँगा तो भी मैं नॉर्मल स्टाइल इसके ऊपर लगा दूंगा, तो ये मेरे पास एक पेज जो है वो इंसर्ट हो गया है। सही है। तो एक छोटी सी ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट के अंदर होती है ब्लैंक पेज की, वो भी हमने सीख ली है कि ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करते हैं। खैर वो कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं थी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे ही आप कोई भी बुक ओपन करते हैं तो उसके बिल्कुल शुरू शुरू के पेजेस में से एक पेज होता है जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है कि कौन कौन से चैप्टर पे कौन कौन से पेज पे कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद है। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जनाब रेफरेंसेस की टैब के अंदर, और यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट नजर आएगा। तो आज की वीडियो में हम ये टेबल ऑफ कंटेंट वाला जो ग्रुप है रेफरेंसेस की टैब के अंदर ये भी सीख लेंगे। तो अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछता है अच्छा बताओ क्या कोई ऑटोमेटिक टेबल बना दूं या आप अपनी मर्जी से कस्टम टेबल बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा यार चलो अभी ऑटोमेटिक टेबल बना दो। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक टेबल बना दिया है मुझे विच इज़ कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। उसमें यह है कि चैप्टर नंबर 1 कौन से पेज पे है, चैप्टर नंबर 2 कौन से पेज पे है, चैप्टर नंबर 3 कौन से पेज पे है, और ऑटोमेटिकली उसके सामने पेज नंबर्स लिख दिए गए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है और इसमें इवन टॉपिक और सब टॉपिक्स भी उसने बता दिए। सही है। तो आपके पास एक पेज नंबर जो है वो पेज नंबर वाइज आपके पास एक टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है। टेबल ऑफ कंटेंट की एक सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि ये भी एक नेविगेशन के तौर पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नेविगेशन बंद कर देता हूँ और इस वक्त मेरे पास पूरा टेबल ऑफ कंटेंट मौजूद है, तो मैं अगर फ़र्ज़ करेंगे कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँ तो मेरा देखें कर्सर चेंज हो गया है। मैं कंट्रोल का बटन छोड़ रहा हूँ, मेरे कर्सर को गौर से देखिएगा, इस वक्त वो एक हाथ बना हुआ है। मैं अगर कर्सर छोड़ता हूँ तो वो अब एक इंसर्शन पॉइंट की तरह बन गया है। ठीक है। लेकिन मैं दोबारा कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा तो वो हाथ बन गया है। इसका मतलब ये है कि जब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँगा और किसी भी इसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट की लाइन आइटम पे क्लिक करूँगा तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है। तो कंट्रोल होम से मैं दोबारा वापस आ जाऊँगा और लेट सपोज मैं कहता हूँ जी मैं चैप्टर 6 पे जाना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि मैं ऑल द वे स्क्रॉल करके नीचे जाऊँ, मैं यहीं से टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ही कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँगा और चैप्टर 6 वाले वर्ड पे क्लिक करूँगा तो मैं चैप्टर 6 पे पहुँच गया। ठीक है। तो ये नेविगेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है टेबल ऑफ कंटेंट। अगली बात जो हमने इसमें करनी है वो ये है कि टेबल ऑफ कंटेंट के जो पेज नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ जी चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, और मैं यहाँ पे कंट्रोल और एंटर प्रेस करता हूँ जिससे कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो अगले पेज पे चला गया है। ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर्स और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंसर्ट करना हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगर कहीं पे पेज नंबर ना भी इंसर्ट किया हो, जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये इस कॉर्नर में नीचे एंड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पेज नंबर कौन सा है, पेज 11 और 14 है। ठीक है। अब क्या हुआ है कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो पेज 11 पे चला गया है, लेकिन अगर मैं ऊपर जाऊँ और यहाँ पे जाके देखूँ तो चैप्टर नंबर 5 अभी भी पेज नंबर 9 के सामने ही नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पेज नंबर जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते हैं। हाँ, आपको मैनुअली अपडेट करने नहीं पड़ते, ये नहीं करना पड़ता कि आप हर एक के सामने जाके डिलीट करके पेज नंबर लिखें, बस आपको उसको ये बताना है कि यार इसको अपडेट कर दो। ठीक है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक समझ लें, या आप कह लें कि ये ट्रिगर आपने करना है कि यार पेज नंबर्स को अपडेट कर दो। तो इसके लिए आपको पास यहाँ पे ऊपर देखिए अपडेट द टेबल का बटन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप कहेंगे अपडेट द पेज नंबर ओनली या अपडेट द एंटायर टेबल। लेट्स सपोज मैं अपडेट द पेज नंबर ओनली करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपका चैप्टर नंबर 5 अब पेज नंबर 11 पे चला गया है। ठीक है जी। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, लेकिन फ़ौरन नहीं होता, जब आप उसे कहेंगे ये तब अपडेट होगा। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करने के लिए आप प्रेस करते हैं अपडेट टेबल, या आप टेबल ऑफ कंटेंट में कहीं पे भी हैं तो आप F9 प्रेस करें। F9 से भी, F9 कीबोर्ड शॉर्टकट है, या अगर क्लिक करना है तो अपडेट टेबल पे क्लिक करें, या आपको रेफरेंसेस की टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट के ग्रुप में ये अपडेट टेबल नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो उसने कहा कि अपडेट द पेज नंबर ओनली। ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ों के कुछ हेडिंग्स वगैरह में चेंजिंग्स भी आ जाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूँ ये चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है MS वर्ड। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो आपको चैप्टर 2 के सामने उसका नाम पूरा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। अगेन आपने इसको अपडेट करना है, और अब आप इसे ये कहें कि यार सिर्फ पेज नंबर अपडेट ना करो बल्कि इंटायर टेबल अपडेट करो।
ठीक है, क्योंकि अगर आप पेज नंबर अपडेट कराएंगे इससे तो वो सिर्फ पेज नंबर अपडेट कर देगा, किसी हेडिंग के अंदर कोई चेंजेस किए हैं तो वो अपडेट नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि जी अपडेट द इंटायर टेबल। जैसे ही आप अपडेट इंटायर टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, देखें चैप्टर 2 के सामने MS वर्ड लिखा हुआ आ गया जो कि आपने वहाँ पे लिखा था। तो अगर हेडिंग्स के अंदर हेडिंग के टेक्स्ट में कोई चेंजेस किए हैं तो फिर आप इसे कहें कि अपडेट द इंटायर टेबल। लेकिन अगर आपने सिर्फ पेज नंबर्स वगैरह चेंज किए हैं तो सिर्फ आप इसे कहेंगे सिर्फ पेज नंबर अपडेट कर दो। ठीक है, कोई चीज़ आगे पीछे हुई है, कोई चीज़ इंसर्ट की है तो बाकी सारी चीज़ें आगे मूव हो गई हैं, तो आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट को कहें कि पेज नंबर जो है वो अपडेट करें। ठीक है, और अगर आपने कोई हेडिंग्स में चेंजेस किए हैं तो फिर आप उसे कहेंगे इंटायर टेबल अपडेट करें। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये ऑप्शन क्यों आई? देखिए अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट में आप अपनी मर्जी से कुछ एडिटिंग्स या कुछ मूवमेंट्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टॉपिक 3.2 टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं दिखाना, तो मैं टॉपिक 3.2 जो है इसको डिलीट करने लगा हूँ जी, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक हो गया जी, टॉपिक 3.2 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। चलें, ये मैं कहता हूँ जी टॉपिक 1.2 जो है ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ, फ़ौरन से जो है ना वो भाग जाता है। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी चैप्टर 1 जो है ये मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, ये कोई भी चैप्टर आपने डिलीट कर दिया या किसी में आपने कोई फॉर्मेटिंग में चेंज कर दिया, तो अब आप देखें कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट में मैनुअली कुछ चेंज करते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये चेंजेस अपडेट ना हो और आप सिर्फ पेज नंबर अपडेट करेंगे, तो आप सिर्फ अपडेट पेज नंबर ओनली पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज नंबर अपडेट होते रहेंगे, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करते हैं तो सारा का सारा टेबल ऑफ कंटेंट दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, जो कि कभी कभार आपको नहीं चाहिए होता। ठीक हो गया जी, तो ये है जी टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट होता नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कहेंगे तो फिर वो खुद ही अपडेट हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब आप देखेंगे चैप्टर है, उसके अंदर टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक है, तो ये हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स भी आ रही हैं। आई डोंट वांट कि इतना डिटेल्ड टेबल ऑफ कंटेंट हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार बस चैप्टर नंबर्स लिखे हों। तो मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी कि मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दें तो टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट हो जाएगा। नाउ लेट्स इंसर्ट सम स्पेसिफिक या कस्टमाइज्ड टेबल ऑफ कंटेंट। आप ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट को छोड़ के नीचे जाएं तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि बताएं, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। वो कह रहा है कि जी बताएं कितने लेवल्स दिखाने हैं। तो 3 लेवल्स मैंने सेलेक्ट किए हुए थे, तो वो 3 लेवल्स दिखा रहा है। लेट सपोज मैं से कहता हूँ कि शो ओनली द फर्स्ट लेवल, तो मैं इसको 1 पे क्लिक कर दूंगा। एक लेवल तक जो है ना वो लेवल 1 दिखाए, उससे ज़्यादा लेवल्स ना दिखाए। ठीक हो गया। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, क्या पेज नंबर दिखाने हैं? जैसा कि उसने प्रीव्यू भी दिखाया हुआ है कि यार हेडिंग का नाम होगा और आगे दूसरी तरफ पेज नंबर होगा। क्या पेज नंबर दिखाना है? मैं अनटिक कर दूंगा तो पेज नंबर गायब हो जाएगा, मैं टिक करूंगा तो पेज नंबर वापस आ जाएगा। अच्छा, पेज नंबर अगर दिखाना है तो क्या वो लेफ्ट लाइन हो, राइट लाइन हो, या क्या करना है उसको जो है ना वो राइट लाइन नहीं करना, बिल्कुल उसके साथ दिखा देना, ये ऑप्शन है। इसके अलावा टैब लीडर का मतलब ये है कि हेडिंग और पेज नंबर के दरम्यान में डॉट्स हो, डैश हो, लाइन हो, क्या हो। लेट सपोज मैं कहता हूँ डैश हो तो वो डैश दिखा देगा। अच्छा, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गई हैं। फॉर्मेट जो है वो कहाँ से उठाना है? टेम्पलेट से उठाना है, और वो टेम्पलेट आपने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, वो जो हम लोगों ने स्टाइल का टेम्पलेट सेट किया था। तो अगर मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ उसने चैप्टर नंबर जो हैं वो दिखाए हैं। अब यहाँ पे मुझे एक बड़ी मज़े की बात पता चली कि टॉपिक 6.2 के ऊपर भी लेवल 1 की हेडिंग अप्लाई हुई है, तो ये गलत है। मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा, टॉपिक 6.2 पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ओए होए, टॉपिक 6.2 के ऊपर तो लेवल 1 की हेडिंग अप्लाई हुई है। चलें इसको चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, होम पे जाऊंगा और इसको हेडिंग नंबर 2 कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ज़रा सोचें कि क्या टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट होगा? नहीं होगा। मुझे वापस जाना है। क्या मुझे टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है? जी बिल्कुल करना है। तो अगर मैं F9 प्रेस करके टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट करूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पेज नंबर ओनली अपडेट करना चाहिए या इंटायर टेबल अपडेट करना चाहिए? तो इस केस में मेरा जवाब ये होगा कि मुझे इंटायर टेबल अपडेट करना चाहिए, ताकि वो 6.2 जो है वो वहाँ से गायब हो जाए। अब वो क्योंकि सेकंड लेवल की हेडिंग बन गई थी, इसलिए वो यहाँ से गायब हो गई। तो जब आप अपनी मर्जी से टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस टेबल ऑफ कंटेंट में डिफरेंट लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं, और वो डिफरेंट लेवल्स जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि आप डाटा के अंदर किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हम लोगों ने स्टाइल्स के हवाले से देखी कि स्टाइल्स को एक दफ़ा आप डिफाइन करना ज़रूरी
है, इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस कि आप अपना स्टाइल एक दफ़ा डिफाइन कर लें, उसके बाद उसी स्टाइल को पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करें। तो अगर आप बिल्ट इन स्टाइल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास बाद में इन स्टाइल्स को अपडेट करना भी आसान होगा। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा चैप्टर 1 की हेडिंग का, मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो फिल कलर है वो तो वैसा ही रहे, लेकिन इसका जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक हो जाए और इसका जो बॉर्डर है इसके इर्द गिर्द जो हमने लगाया हुआ है वो अब थोड़ा सा मोटा डबल बॉर्डर हो जाए चारों साइड पे। तो जैसे मैं ओके करूँगा ये अप्लाई हो जाएगा। अगेन आई हैव टू अपडेट दिस हेडिंग, मैं राइट क्लिक करता हूँ अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन, तो आपके पास जितने भी अब हेडिंग 1 के आइटम्स है वो सारों के ऊपर वही वाला फॉर्मेट जो है वो आ जाएगा। तो ये अपडेट करना आपके पास किसी भी स्टाइल को बड़ा इजी होता है, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा जो है ना वो अपडेट करें और उसके बाद आप उसको मूव करें आगे की तरफ और हर एक को जा जा के अपडेट करें। उससे बेहतर ये है कि आप ऐसे ही सिलेक्शन अप्लाई कर लें। अच्छा, ये तो होगी हमारी पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम इसका नेविगेशन पेन बना लेते हैं और हम डाटा के अंदर मूव करना हमारे लिए आसान होता है और वो नेविगेशन पेज साइड पे हर वक्त नज़र आ रहा होता है। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि हम टेबल ऑफ कंटेंट बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट के हवाले से भी सारी बातें देख ली। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ही डिज़ाइन करते हैं, उसके अलावा आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और फिर आप टेबल को अपडेट करने के हवाले से जो दोनों चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख ली। टेबल ऑफ कंटेंट पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे इंसर्ट किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट के पहले बिल्कुल शुरू में ही इंसर्ट हो, वो सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट हो सकता है, वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये स्टाइल्स और ये वाली जो चीज़ें हैं ये समझ आई होंगी। स्टाइल्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं। आपके पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 है और हेडिंग 5 है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हेडिंग 5 तक ख़त्म हो जाते हैं। आप जितनी हेडिंग्स इस्तेमाल करते जाएंगे आपको आगे मजीद हेडिंग्स नज़र आती चली जाएंगी। लेट्स सपोज कि मैं किसी जगह पे किसी पैराग्राफ के ऊपर या किसी लाइन के ऊपर हेडिंग नंबर 5 अप्लाई करता हूँ। देखें अभी आपको इस वक्त हेडिंग नंबर 6 नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं हेडिंग 5 अप्लाई करूँगा आपको ऑटोमेटिकली हेडिंग 6 इसके सामने नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये कितनी हेडिंग्स होती हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं हेडिंग नंबर 6 अप्लाई करता हूँ तो सामने हेडिंग 7 आ गई है। किसी और जगह पर मैं हेडिंग 7 अप्लाई करता हूँ तो आपको नीचे हेडिंग 8 नज़र आ रही होगी। ये टोटल 9 हेडिंग्स होती हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अप टू 9 हेडिंग्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग नंबर 9 आ गई, ठीक है। हेडिंग 9 के बाद देखें हेडिंग 10 नहीं आई, तो आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 9 डिफरेंट हेडिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की डाटा के लिए आपको डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग्स यहाँ पर डिफाइन की जा सकती हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई आइटम जिसके ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग फोकस रखना चाहता हूँ तो मैं ये स्ट्रॉन्ग वाला फॉर्मेट लगा दूंगा और इसे मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। आप अपनी मर्जी से भी कुछ स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी क्रिएट ए स्टाइल, तो क्रिएट ए स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो मैं इसका नाम रखता हूँ, ये है जी जैजी स्टाइल। ठीक होगा जी, ओके कर लेते हैं। ये स्टाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कहीं पे स्टाइल जो है वो ये नज़र भी आ रहा होगा, ये सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। जिस जैजी का जो स्टाइल है वो है कुछ ऐसा कि लेट सपोज कि मैं एक के ऊपर अप्लाई करता हूँ जी। मैं कहता हूँ जी कि ये फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, इसका कलर ब्लैक फिल होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ये वाली हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है। और तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स आप लगा सकते हैं। आप लगाने के बाद आप जाएँ जैसी स्टाइल के ऊपर राइट क्लिक करें और अपडेट जैसी स्टाइल टू मैच सिलेक्शन पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। तो वो सिलेक्शन जो है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी एज ए योर स्टाइल। अब अपना स्टाइल जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर ये देखिएगा कि जो हाईलाइट होता है वो नहीं आता। आपको पता है कि हाईलाइट जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ का नाम है। तो आप देखें, आप जो करना चाहें, आप अपना जो भी स्टाइल बनाना चाहें अपना स्टाइल बना के सेव कर सकते हैं। तो हमने स्टाइल को एडिट करना, नया स्टाइल बनाना, स्टाइल को अप्लाई करना, उस स्टाइल की बेसिस के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट और उस स्टाइल की बेसिस के ऊपर नेविगेशन पेन जो ओपन करना है वो सीख लिया है। तो ये एक बड़ी हैवी आपके लिए अब असाइनमेंट हो गई है। आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी। वीडियोस को आप बार बार सुन सकते हैं। आपके पास ये बुक फॉर्मेट प्रैक्टिस की फ़ाइल मौजूद है। आपने ये प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, सीखना है और फिर आगे की तरफ मूव करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।